मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो सेकंड सेमेस्टर का कौन सा सेमेस्टर होने वाला है, जो सेकंड सेमेस्टर होने वाला है उसका जो राजनीतिक विज्ञान का जो पेपर होगा, रिप्रेजेंटेटिव द वेस्टर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक। देखो, ये जो पेपर होता है, ये सेकंड सेमेस्टर का आपका पेपर होता है। उसमें जो भारत के जितने भी जो राजनीति से संबंधित जितने विचारक हुए, जिन्होंने अपने विचार रखे, चाहे महात्मा गांधी हो गए, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए, चाहे आपके सामने राजा राम मोहन राय हो गए, चाहे अन्य विचारक हो गए, समझ में आ गया, चाहे मनु हो गए, जिन्होंने अपने विचार रखे, उनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ते हैं। ये पूरा का पूरा आपके सामने ऐसा वीडियो होगा जिसमें आपके सामने सिलेबस भी आपको डिस्कस कराऊंगा, आपका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, परीक्षा में प्रश्न पत्र कैसे आएगा, एग्जाम पैटर्न भी बताऊंगा, प्लस टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा। क्या क्या बताऊंगा आपके सामने, सिलेबस भी डिस्कस करेंगे इसके अंदर। यहाँ पर आपके सामने सिलेबस क्या रहने वाला है, प्लस एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जाम में प्रश्न है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, कैसा कैसा एग्जाम का पैटर्न रहेगा, प्लस आपके सामने टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो 10 कौन से प्रश्न है जिनको आपको अच्छे से तैयार करके चले जाना है। तो सारी चीजें इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी, इससे अन्यत्र भी आपको कोई और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 40,000 सब्सक्राइबर का अपने टारगेट ले रखा है। सभी बच्चे जो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो ताकि 40,000 सब्सक्राइबर वो पूरे हो सके। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके फ्लिपकार्ट और मिंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो पीडीएफ है इसकी फ्री में टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगी, मिलेगी उसी बच्चे को जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो कर दो भाई चैनल को सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन वाइज प्रश्न पत्र वो कैसे रहता है। सबसे पहले बात करें, आपके सामने पेपर है वो आपका 3 भागों में बटा रहता है। समझ में आ गया। पहला भाग है पार्ट ए 20 नंबर का, पार्ट बी 20 नंबर का और पार्ट सी है वो 80 नंबर का होता है। तो कुल कितने नंबर हो गए भाई, 120 नंबर आपके सामने हो जाते हैं। कितने नंबर हो जाते हैं, 120 नंबर हो जाते हैं, जिसमें पार्ट ए 20 नंबर का आता है, पार्ट बी 20 नंबर का देखने को मिलता है और पार्ट सी है वो 80 नंबर का देखने को मिलता है। ये आपकी ऑफिशियली जो वेबसाइट है उस पर दे रखा है। क्या क्या होता है इनमें, पार्ट ए आता है, प्रश्न पत्र खोलोगे इसमें सेक्शन ए आएगा, उसमें 10 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे प्रश्न, जैसे कि मनु के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम बताइए, राजा राम मोहन राय के विचारों के बारे में बताइए। तो कुछ इस ऐसे आपके सामने सिद्धांत से संबंधित, कोई सिद्धांत से संबंधित प्रश्न आएगा या पुस्तक से संबंधित आपके सामने मुख्यतः प्रश्न आते हैं। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आपके सामने एक तो कम से कम 2 प्रश्न है ना, 2 क्वेश्चन तो किताब से संबंधित रट लो आप। जितने भी जो प्रमुख विचारक हैं, जब जैसे महात्मा गांधी की किताबों के 2 किताबों के नाम बताइए, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो लिखी गई 2 किताबों के नाम बताइए। तो ऐसे कम से कम 2 क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलते हैं और कम से कम 1 से 2 प्रश्न, कितने 1 से 2 क्वेश्चन आपके सामने सिद्धांत वाला आता है। किसका आता है, सिद्धांत का। कौन सा आता है, सिद्धांत वाला प्रश्न देखने को मिलता है। ये आपके सामने इस प्रकार से कुल 10 प्रश्न है वो देखने को मिलते हैं। शब्द सीमा कितनी होती है, 20 शब्दों में। कितने शब्दों में, 20 शब्दों में आपको सॉल्यूशन बनाना होता है। अब 20 शब्द का अर्थ कितना होता है, अप्रोक्स 2 से 3 लाइन। 20 शब्दों में आप सॉल्यूशन बनाओगे, 20 शब्दों का अर्थ होता है आपको लगभग 2 से 3 लाइन आपको लिखनी होती है। काफी बच्चे क्या करते हैं, पहला सेक्शन आता है तो काफी बच्चों में एक भ्रम बैठ रखा है कि जितने ज्यादा अपन लाइन लिखे उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो बच्चे ना आधा पेज लिख देते हैं, उसके बाद में उनके लिए टाइम नहीं बचता। तो ऐसा नहीं करना है, एक एक प्रश्न का सोल्यूशन आपको 2 से 3 लाइनों से ज्यादा नहीं देना होता है। और को किताब का नाम पूछ रखा तो आपको 1 लाइन में सारे प्रश्नों का उत्तर करना कंपलसरी है। क्या एक एक प्रश्न को करने का आपको जरूरी होता है। फिर आता है आपके सामने सेक्शन बी, कौन सा आता है, पार्ट बी। पार्ट बी आता है, उसमें से आपके सामने 4 में से कोई 2 प्रश्न आपको करने होते हैं। कितने प्रश्न आते हैं, 4 प्रश्न आते हैं, है ना। यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से एक एक प्रश्न आ जाता है। अथवा में नहीं आता है, रैंडम आपके सामने 4 प्रश्न आते हैं, उसमें से कोई 2 प्रश्न आपको करने होते हैं। कितने प्रश्न करने होते हैं, कोई रैंडम 2 क्वेश्चन आपको कर देने होते हैं। रैंडम आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होता है, 10 नंबर का। कितने नंबर का होता है, प्रत्येक प्रश्न आपके सामने 10 नंबर का देखने को मिलता है, 10 मार्क्स का देखने को मिलता है। समझ में आ गया। शब्द सीमा कितनी होती है भाई, 100 शब्दों की शब्द सीमा। इसके बारे में बता देता हूँ। लगभग आपके सामने एक प्रश्नों का सॉल्यूशन बनाओगे तो 100 शब्दों की शब्द सीमा होती है। 100 शब्दों का अर्थ होता है लगभग 1 से 1.5 पेज। 1.5 पेज कितना होता है, आगे का पेज और पीछे वाला आधा पेज आपको भरना होता है।
150 शब्दों में इनका सॉल्यूशन बनाना होता है। बनाओगे तब वही निष्कर्ष लिखोगे, फिर हेडिंग बनाओगे। हेडिंग के कम से कम 10 पॉइंट बनाने हैं। एक मैन हेडिंग बनानी है आपको। क्या बनानी है? एक मैन हेडिंग आपको बनानी होती है। उस मैन हेडिंग को जब आप बनाते हो तब उस मैन हेडिंग के आपके सामने कम से कम 10 से 15 पॉइंट बना दो, या आपके सामने 2 सब हेडिंग बना दो। 2 सब हेडिंग आप बना सकते हैं। समझ में आ गया आपको? अच्छे से इस तरीके से करना होता है। अगले वाला सबसे ज्यादा वेटेज वाला पार्ट आता है, वो आता है पार्ट नंबर सी। कौन सा आता है? पार्ट नंबर सी आता है, जिसमें कुल कितने नंबर होते हैं? 80 मार्क्स होते हैं। कितने मार्क्स होते हैं? 80 मार्क्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपके सामने प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न आते हैं। कितने? प्रत्येक यूनिट नंबर, जैसे यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इससे 2-2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। कितने प्रश्न? 2-2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसमें से कोई आपको एक प्रश्न चूज करना होता है, और दोनों प्रश्न और में आते हैं। और मतलब अथवा, समझ में आ गया? मन्नू का आ गया, कौटिल्य का आ गया, उसमें से आपको एक पसंद आ गया, मन्नू वाला अच्छे से आता, आपने अच्छे से पढ़ रखा तो वो वाला प्रश्न करके आ गए। राजा राम मोहन राय वाला प्रश्न आ गया, विवेकानंद वाला आ गया, आपको स्वामी विवेकानंद वाला प्रश्न अच्छे से आता था, आपने वो कर दिया। इस तरीके से आपको 4 प्रश्न वो चूज करने होते हैं। समझ में आ गया? प्रत्येक नंबर 20 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है भाई? 20 नंबर का होता है। अगर आपको अच्छे से तैयारी करके जानी है तो इन बड़े वाले प्रश्नों की तैयारी करके जानी है, बाकायदा एक प्रश्न कर रखा है। समझ में आ गया? और इनकी शब्द सीमा 400 शब्द, 300 या 400 शब्द की होती है। 300 या 400 शब्द का होता है 2.5 पेज। कितने पेज? 2.5 पेज। आगे पीछे का 1 पेज, दूसरा आगे पीछे का, तीसरा आधा पेज आपको पढ़ना होता है। इस तरीके से 2.5 पेजेस आपको कर देने होते हैं। ये पूरा का पूरा आपका परीक्षा का पूरा पैटर्न है वो देखने को मिलता है। समझ में आ गया? पार्ट नंबर 20 का, पार्ट नंबर बी 20 का, पार्ट नंबर सी है वो 80 नंबर का। इस तरीके से एग्जाम पैटर्न है वो पूरा आपका बटा रहता है। चलिए एक बार सिलेबस के पूरा का पूरा स्ट्रक्चर में अगर आपको समझाऊं क्या है सिलेबस का, एक बार आपको पूरा स्ट्रक्चर में आपको अच्छे से समझा देता हूं। सिलेबस में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले आपके सामने जो यूनिट फर्स्ट आती है, क्या आती है? यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसमें प्राचीन भारतीय चिंतक, जो प्राचीन समय के भारत के जितने भी पुराने जो विचारक हुए ना, उससे संबंधित आपके सामने जो टॉपिक देखने को मिलते हैं। जैसे आपका सिलेबस सेम ही है, जिसमें नाम लिख रखा है कि आपको मनु के बारे में पढ़ना है, जिसमें नाम लिख रखा आपको कि कौटिल्य के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य के क्या विचार रहे उनके बारे में आपको पढ़ना है। शंकराचार्य के बारे में पढ़ना है। तो 3 विचारक है जिनके बारे में आपको यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ना होता है। मनु के बारे में, कौटिल्य के बारे में और शंकराचार्य के बारे में आपको पढ़ना है। ये 3 विचारक आपको देखने को मिलते हैं, इनके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है। ये आपका यूनिट फर्स्ट का सिलेबस है। समझ में आ गया? चलिए यूनिट नंबर सेकंड का आपका सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ। हाँ चलिए यूनिट नंबर सेकंड की तरफ, सिलेबस की तरफ अगर अपन आगे बढ़े तो यहाँ पर आपके सामने सामाजिक सुधार, किससे संबंधित? सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म से संबंधित प्रश्न आते हैं। किससे संबंधित? सोशल रिफॉर्म से संबंधित प्रश्न आते हैं। अब सोशल रिफॉर्म किसके द्वारा किए गए? राजा राम मोहन राय के द्वारा, है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, स्वामी महात्मा ज्योतिबा फुले और स्वामी विवेकानंद। तो ये 4 टॉपिक आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न इन्हीं से आते हैं। समझ में आ गया? इन 3 विचारकों के बारे में तो आप अच्छे से पढ़ लेना। राजा राम मोहन राय का कोई प्रश्न आपको दिखे अच्छे से कर लो। स्वामी दयानंद सरस्वती का कोई प्रश्न दिखे अच्छे से कर लो। स्वामी विवेकानंद का कोई प्रश्न दिखे अच्छे से कर लो। ज्योतिबा फुले का प्रश्न आता है लेकिन कम आता है। समझ में आ गया? ये आपका यूनिट नंबर सेकंड का सिलेबस है। क्या है? यूनिट नंबर सेकंड का सिलेबस है। कौन सी नंबर यूनिट का? यूनिट नंबर सेकंड का सिलेबस है। यूनिट फर्स्ट की बात करूं तो मनु और कौटिल्य है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे लगभग प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए अगले वाले प्रश्नों की बात करें यूनिट नंबर थर्ड की तरफ। यूनिट नंबर थर्ड की बात करें आपके सामने, इसमें स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रश्न आते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में कौन कौन से सेनानियों ने काम किया, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो इनमें अगर अपन बात करें तो बाल गंगाधर तिलक तो मोस्ट है। कौन मोस्ट है? बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। तो यह समझ लो इनसे संबंधित आपके सामने प्रश्न है वो देखने को मिलता है। और अगला गोखले। ये 3 विचारक आपके सामने, इनमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू का आपके सामने गुट निरपेक्ष वाला सिद्धांत आता है, उसके अलावा कोई सिद्धांत इतना ज्यादा आता नहीं है। लेकिन अक्सर जो पूछा जाता है वो महात्मा गांधी और आपके सामने बाल गंगाधर तिलक, ये तो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहीं से तो लगभग प्रश्न आपके सामने देखने को मिलते ही मिलते हैं। समझ में आ गया? फ्रीडम स्ट्रगल से यूनिट नंबर थर्ड है। कौन सी? जो आपकी यूनिट नंबर थर्ड है, जहां पर फ्रीडम स्ट्रगल से संबंधित प्रश्न आते हैं।
चाहे गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, चाहे बाल गंगाधर तिलक हो गए, चाहे महात्मा गांधी हो गए, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो गए, ये कुछ आपके सामने प्रमुख विचारक हैं जिससे संबंधित प्रश्न आपके सामने देखने को समझ में आ गया। यूनिट नंबर 3 में आपका ये सिलेबस रहने वाला है। चलिए यूनिट नंबर 4 और आपका सबसे बड़ा जो सिलेबस है मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, आधुनिक राजनीतिक दर्शन से संबंधित आपके सामने फिलोसफर हो गया या आधुनिक दर्शन, मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर या मॉडर्न पॉलिटिकल आपके सामने फिलोसफर से संबंधित प्रश्न है। उसमें कौन कौन से फिलोसफर हैं जो आपके सिलेबस में दे रखा है। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट है अहिल्याबाई होलकर। कौन है? अहिल्याबाई होलकर है, उनके द्वारा आपके सामने प्रश्न देखने को मिलता है। कौन सा? अहिल्याबाई होलकर का। अगला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। कौन सा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिलता है। जयप्रकाश नारायण से संबंधित दिनायक दामोदर सावरकर और दीनदयाल उपाध्याय। तो इस बार सिलेबस में सावरकर को नया जोड़ा गया भाई, है ना। पहले सावरकर नहीं थे सिलेबस में, नया जोड़ा गया। इस बार इन्हें सावरकर से संबंधित नया टॉपिक है और आपको पता है ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो देखने को मिल सकता है। बाकी पहले प्रश्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित प्रश्न अक्सर देखने को मिलते थे। जयप्रकाश नारायण की जो क्रांति रही उससे संबंधित प्रश्न भी आपको देखने को मिलते थे। लेकिन इस बार बहुत अधिक चांस है क्योंकि सावरकर वाला प्रश्न आ जाए। आपको पता है क्यों आएगा, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सभी यूनिवर्सिटी में सावरकर को लगातार जोड़ा जा रहा है, तो नया सिलेबस है उसमें देखने को मिल सकता है। तो ये मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफर से संबंधित अहिल्याबाई होलकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण, विनायक दामोदर सावरकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित प्रश्न है। ये आपके चारों के चारों जो आपके सामने यूनिट हैं, इनका मैंने सिलेबस आपको विस्तार से बता दिया है। ये आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो इस प्रकार रहने वाला है। इस प्रकार आपको अच्छे से इन सभी प्रश्नों को विस्तार से कर लेना है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए अब आपके सामने प्रत्येक यूनिट से प्रत्येक यूनिट से आपके सामने टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। क्या करना है? वीडियो को पूरा देखना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। जो बच्चा चैनल सब्सक्राइब करेगा उसको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। क्या मिलेगी? फ्री में पीडीएफ मिलेगी। फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। जो बच्चा अपने दोस्तों में चैनल को सब्सक्राइब करके रहेगा उसको फ्री में पीडीएफ मिलेगी, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। चलिए पहला प्रश्न है, कौटिल्य के राज्य, दंड नीति व अर्थशास्त्र सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिए। तो कौटिल्य का अगर आपके सामने सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न आता है तो इस प्रकार से पूछा जाता है, कौटिल्य के सप्तांत सिद्धांत के बारे में बताइए। कौन सा? ये प्रश्न ऐसे भी घुमाकर पूछा जाता है, कौटिल्य के सप्तांत सिद्धांत के बारे में बताइए या कौटिल्य के राज्य संबंधित सिद्धांतों के बारे में बताइए। समझ में आ गया? और मोस्ट इंपोर्टेंट तो ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, सप्तांत सिद्धांत, ये जरूर से आता है, यही आता है ये प्रश्न। ऐसे न पूछ के कौटिल्य के राज्य, दंड नीति व अर्थशास्त्र को एक ही पॉइंट में निपटा दिया जाता है, कौटिल्य के सप्तांत सिद्धांत के बारे में बताइए। तो अगर आपकी जो रेफरेंस बुक है, आपकी जो पास बुक जिसको कुंजी बोलते हो, उसमें अगर सप्तांत सिद्धांत दे रखा तो वो पढ़ लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? चलिए इंग्लिश में बात करें, एनालाइज द कौटिल्यस थ्योरी ऑफ स्टेट, दंड नीति एंड अर्थशास्त्र। तो इसमें आपको क्या क्या पॉइंट लिख कर आने हैं? सबसे पहले इसमें सप्तांत सिद्धांत लिख कर आना है। कौन सा सिद्धांत लिख कर के आना आपको? सप्तांत सिद्धांत। सप्तांत सिद्धांत समझ में आ गया? इसमें सप्तांत सिद्धांत में कौटिल्य ने क्या बताया? कौटिल्य आपको पता है बहुत बड़े आपके सामने अर्थशास्त्री रहे, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ रहे, जिन्होंने चाणक्य, नंद वंश को उखाड़कर और मौर्य वंश की जिन्होंने स्थापना की थी, चंद्रगुप्त मौर्य को उनकी उत्तराधिकारी बनाकर उन्होंने बैठाया था। तो उनके वित्त मंत्री भी थे। क्या थे? वित्त मंत्री थे। तो उनके द्वारा आपके सामने किताब लिखी गई थी आपके सामने। उस किताब में उन्होंने सप्तांत सिद्धांत दिया था। उसमें उन्होंने बताया था कि कोई भी राज्य होता ना, उसको चलाने के लिए उसके 7 अंग होने चाहिए। सबसे पहला होना चाहिए स्वामी। स्वामी कौन होता है? राजा। राजा उस जो राज्य होता ना, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण कुंजी होती है। राजा के अनुसार सारी प्रजा चलनी चाहिए। राजा को चालाक, चतुर और साथ के साथ नीतिगत, धर्मशास्त्र वाला भी होना चाहिए। अगले वाले क्या है? अमात्य। अमात्य क्या होता है? अमात्य होता है मंत्री परिषद। कोई भी राजा अकेला नहीं चला सकता। उसके पीछे जितने जो मंत्री हैं, उसके जो सहयोग करने वाले व्यक्ति हैं, उसको सलाह देने वाले व्यक्ति भी योग्य होने चाहिए। भाई भतीजावाद से नहीं उठा सकते साथ के होने। जनपद, जनपद मतलब जनता। जो जनता है ना, वो राजा के अनुरूप, राजा जैसा कहे उसको जनता को उनको फॉलो करना चाहिए।
दुर्ग दुर्ग कोई भी राज्य को चलाने की, राज्य को रक्षा देने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी होती है। तो कौटिल्य के अनुसार आपके सामने जो दुर्ग है वो सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है, और दुर्ग ना राज्य को सुरक्षा भी देता है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। कोष, कोष का अर्थ था आपके सामने टैक्स। चाणक्य का साफ साफ यही कहना था कि कर सबसे जरूरी पहलू है। अगर कोई भी राजा है, अगर उसके पास अच्छी मात्रा में धनकोष होगा, अच्छी मात्रा में उसके पास पैसा होगा टैक्स के रूप में कलेक्ट किया, तो वो अगर मुश्किल जरूरी समय में आपके सामने क्या है, जनता में अगर कोई अकाल आ गया, कोई बाढ़ आ गया, तो उस समय जनता की मदद कर सकता है। साथ के साथ आपके सामने अगर उस पर आक्रमण हो गया तो उस समय भी वो जरूरत पड़ती है। साथ के साथ दो महत्वपूर्ण पहलू, एक दंड, राजा है उसको दंड देना जरूर आना चाहिए। अगर कोई राजा, उसके राज्य में अगर भय नहीं होगा, राजा का अगर प्रजा में भय नहीं होगा, तो राज्य नहीं चल सकता है। इसीलिए न्याय करने के लिए दंड देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और राजा के दोस्त मित्र भी होने जरूरी होते हैं। मित्र कौन? आसपास के। अर्थशास्त्र, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, उसमें राजनीति, कूटनीति व अर्थव्यवस्था का महान ग्रंथ है। उसमें उन्होंने क्या बताया उसके बारे में आपको बताना है। दंड नीति, न्याय व्यवस्था व राज्य की रक्षा करने के लिए जो दंड नीति के इन्होंने किस किस प्रकार के न्यायालयों की बात की थी, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताना है। समझ में आ गया? चलिए भाई, अगले दो प्रश्न है जो आपको इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनको आपको पढ़ना होता है। पहला पॉइंट है, पहला प्रश्न आपका, ये यूनिट नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, वो पहले वाला क्वेश्चन नंबर 1 था। मनु के सामाजिक व राजनीतिक विचारों को विस्तृत रूप से बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। या मनु के राज्य संबंधित विचारों के बारे में बताइए। क्या बताना होता है? मनु के राज्य संबंधित विचारों के बारे में बताइए। यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है, मनु के राज्य संबंधित विचारों के बारे में आपको बताना है। समझ में आ गया? या मनु के जो सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों का विस्तृत विवेचना कीजिए, यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है। एक्सप्लेन द सोशल एंड द पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ मनु, मोस्ट इंपोर्टेंट है। या ऐसे पूछा जाता है कि मनु का जो देवीय सिद्धांत है उसके बारे में बताइए। मनु के राज्य संबंधित विचारों के बारे में बताइए, मनु के सामाजिक व राजनीतिक विचारों के बारे में बताइए। तीनों एक ही प्रश्न है, एक ही तरीके से इन प्रश्नों को आपको करना होता है। क्या बताना है? मुख्य बिंदु इसमें क्या लिखना है? वर्षा राजा की देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत और मनुस्मृति में दंड व्यवस्था। इसमें जो मनु के द्वारा दो सिद्धांत दिए गए, राज्य संबंधी विचार आएगा, उसमें दो सिद्धांत लिखकर आने आपको। देवीय उत्पत्ति, मनु है ना, मनु को राजा को कैसा मानते थे? मनु है ना, वो राजा को देवता के समान मानते थे। किसके समान मानते थे? देवता के। जैसे कोई एक देवता होता ना, क्या होता है, जैसे कि कोई देवता होता है, उसी तरीके से उन्होंने, मनु ने बताया कि उसी तरीके से एक राज्य में राजा होता है। उसको नीतिगत तरीके से चलना चाहिए, उसको कोई गलती नहीं करनी चाहिए। समझ में आ गया? यही देवीय सिद्धांत माना गया है, राजा को धर्म के अनुसार चलना चाहिए। उसके अलावा मनु के ने आपके सामने दो प्रकार के आपके सामने न्यायालय बताई थी। एक जो आपके सामने जो सामान्य न्यायालय होते हैं, एक आपके सामने क्रिमिनल न्यायालय होते हैं। भाई कोई आम लोगों में अगर संपत्ति से संबंधित विवाद है तो आप सामान्य न्यायालय में दिखा के आ जाओ, और अगर क्राइम किया किसी ने तो उसमें। तो दंड व्यवस्था पे भी इन्होंने बात की, तो ये वाला प्रश्न जरूर से करके आना। अगले वाला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, जो इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर फर्स्ट का। शंकराचार्य के राज्य एवं प्रशासन संबंधित विचारों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियाज ऑफ शंकराचार्य। तो शंकराचार्य के आपके सामने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव राज्य है, उसी के बारे में आपको बताना है। इसमें इन्होंने शुक्र नीति क्या है, ये शुक्र नीति से वाला प्रश्न आता है। इसमें कौन से वाला प्रश्न आता है? शुक्र नीति क्या होती है उसके बारे में बताइए। प्रश्न ऐसे भी घुमा फिराकर आता है, शुक्र नीति के बारे में बताइए। शुक्र नीति में प्रशासनिक तंत्र, राजा के कर्तव्य व लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा क्या होती है, उसके बारे में आपको बताना है। तो इस तरीके से बिंदु देखने को मिल सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए, ये थी यूनिट नंबर फर्स्ट। कौन सी? यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसके बारे में आपको बता दिया। अब अपन यूनिट नंबर सेकंड की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें क्या है, पुनः जागरण व समाज सुधार से संबंधित प्रश्न आते हैं। किससे संबंधित? पुनः जागरण से संबंधित। रेनिसनेस मतलब वो कालखंड, देखो मनु, कौटिल्य और शंकराचार्य हुए तब ये लगभग आपके सामने मध्यकालीन भारत की बात थी। उस समय समाज अलग था, लेकिन जब भारत आधुनिक भारत की तरफ बढ़ रहा था, जब अंग्रेजों का राज था या मुगलों के बाद की सत्ता काल आता है, उसमें क्या देखने को मिलता है कि भारत का जो हिंदू धर्म है उसमें बहुत ज्यादा पाखंडवाद फैल जाता है, या ऐसे बोल सकते हो बहुत ही ज्यादा वो कुरीतियां उसके अंदर देखने को मिल जाती है ना, वैदिक धर्म में। जैसे कि सती प्रथा हो गई, है ना, जैसे कि उसके अंदर आपके सामने जो समाज में
महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो गए, महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी और अन्य कोई चीजें हुआ करती थी वो देखने को मिलती थी। तो इसीलिए जो आपके सामने जो यूनिट नंबर सेकंड है उसमें जो अनेक विचारक हुए, जैसे कि राजा राम मोहन राय, आपके सामने स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, चाहे आपके सामने स्वामी विवेकानंद हो गए, चाहे आपके सामने ज्योतिबाई फुले हो गए, ये वो व्यक्तित्व रहे जिन्होंने समाज में सुधार की बात करी। आधुनिक भारत में मतलब जो पश्चिमी पाश्चात्य सभ्यता है, वेस्टर्न कल्चर है, वो विज्ञान, उन्होंने अपने आप को कैसे मॉडर्न बनाया, उन्होंने कैसे अपने आप को मॉडर्न, उनकी मॉडर्न एजुकेशन आई, वो मॉडर्न एजुकेशन के साथ क्या आई, साइंस, साइंस प्लस न्यू थिंकिंग आती है। अंग्रेजों ने जब से भारत में क्या किया, आपके सामने नई शिक्षा नीति लेकर आए, तो इससे भारत में विज्ञान का प्रसार हुआ, इससे तर्क संगत विचारों का भी प्रसार होना शुरू हुआ। तो इसी से अलग अलग प्रकार के जो विचारक है, नई विचारधारा वाले विचारक निकल कर आए। उन सब विचारकों में से एक थे राजा राम मोहन राय। उनका जो यूनिट नंबर फर्स्ट सेकंड का जो सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है, राजा राम मोहन राय के सामाजिक व राजनीतिक विचारों की आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्या करना है, राजा राम मोहन राय के जो सामाजिक व राजनीतिक विचार हैं उनको आपको क्या करना है, आपको क्रिटिकली एनालिसिस करना है। क्या करना है, आपको क्रिटिकली एनालिसिस करना है। समालोचनात्मक आलोचनात्मक विश्लेषण एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या होता है आलोचनात्मक विश्लेषण, ऐसे प्रश्न जिनके अंत में आलोचनात्मक विश्लेषण लिखा होता है उसमें उस व्यक्ति की खूबियां और उस व्यक्ति की कमियां दोनों के बारे में आपको बताना। यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों में आपको उस व्यक्ति की खूबियां और कमियां दोनों के बारे में बताना होता है। समझ में आ गया, उन्होंने जो विचार दिए उनकी क्या क्या अच्छाइयां थी और क्या क्या कमियां थी, दोनों के बारे में आपको बताना होता है। इसीलिए आलोचनात्मक विश्लेषण लिखा होता है, क्रिटिकली एनालिसिस लिखा होता है। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लो। अब क्या कौन कौन से बिंदु को आपको अच्छे से लिखकर आना होता है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है सती प्रथा का विरोध। कौन सी प्रथा का, सती प्रथा का आपके सामने विरोध। तो आपको पता है राजा राम मोहन राय को क्यों जाना जाता है, राजा राम मोहन राय को जाना जाता है उनके आधुनिक विचारों के लिए, और उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। कहा जाता है राजा राम मोहन राय है, एक बार क्या होता है आपके सामने भाई, राजा राम मोहन राय के जो भाई है उनकी जो मृत्यु वो छोटी उम्र में हो जाती है। छोटी उम्र में नहीं होती मतलब अप्रोक्स ये मान लो कि भाई 30-40 साल के रहे होंगे, 40 साल के आसपास उनकी मृत्यु हो जाती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उनकी जो पत्नी होती है ना वो उनसे और भी छोटी होती है, और वो नहीं चाहती है कि उनको सती की जाए, लेकिन फिर भी उनको सती की जाती है। इसका विरोध राजा राम मोहन राय भी करते हैं, लेकिन जो गांव के लोग हैं, समाज के लोग उनकी बात को नहीं मानते और उनको सती कर दिया जाता है। इससे उनको बहुत ज्यादा दुख होता है। उसी दिन से वो ठान लेते हैं और सती प्रथा से आपके सामने विरोध है वो दर्शाना शुरू करते हैं। तो सती प्रथा का विरोध उनके द्वारा कैसे किया गया, ये वाला प्रसंग उनकी तार्किक व वैज्ञानिक सोच के बारे में बताना है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु, ये एडिंग है जो आपको बनाकर आनी है। समझ में आ गया, इस तरीके से एडिंग बनाकर आओगे ज्यादा नंबर मिलेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में, कब, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। एकेश्वरवाद का समर्थन और मूर्ति पूजा का विरोध। मतलब पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही ईश्वर है। ये जो अलग अलग प्रकार के जो अपन हिंदू धर्म में या वैदिक धर्म में अलग अलग प्रकार के ईश्वरों को मानते हैं, इसको निर्गुण भक्ति धारा से भी जोड़ सकते हो। जब भक्ति आंदोलन हुआ उसमें कबीरदास, रैदास जैसे संत या विचारक हुए जिन्होंने कहा कि इस सृष्टि में सिर्फ एक निर्गुण ब्रह्मा, सिर्फ एक ही ईश्वर है, बाकी आपकी मूर्ति पूजा पाखंडवाद मानते थे। उसी तरीके से इन्होंने भी एकेश्वरवाद की बात की। समझ में आ गया, और मूर्ति पूजा का भी इन्होंने विरोध किया। प्रेस की स्वतंत्रता, नागरिक अधिकारों व स्वतंत्रता, पत्रकारिता के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने प्रेस स्वतंत्रता के बारे में भी खूब बातें की। तो ये तीन बिंदु आपको जब ये प्रश्न को उत्तर लिख कर आओ, तीनों बिंदु बनाकर आ जाना। मैंने उनके बारे में भी आपको विस्तार से बता दिया है। चलिए अगले वाले आपके सामने दो विचारक है जिनके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है, जो प्रश्न देखने को मिल सकता है आपको। पहला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती के राष्ट्रवाद व सामाजिक सुधार विचारों के बारे में बताइए। क्या बताना है, स्वामी दयानंद सरस्वती के राष्ट्रवाद विचारक, किससे संबंधित, राष्ट्रवाद व सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार का सिद्धांत है, इन सुधार के सिद्धांतों के बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन द आइडिया, क्या करना है, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एंड द सोशल रिफॉर्म ऑफ द स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती है, उनके आपके सामने जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म क्या होता है, सोशल रिफॉर्म क्या होते हैं, उनके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। चलिए पहले वाला बिंदु है, क्या क्या मुख्य बिंदु, क्या क्या हेडिंग आपको बनाकर आनी है, इस प्रश्न का उत्तर बनाओ। तब
आर्य समाज की स्थापना, भाई आप सबको पता है स्वामी दयानंद सरस्वती है, इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। ये भी आपके सामने जो हमारा जो खुद का धर्म है वैदिक धर्म, उसमें जो कमियां थी, उनके अंदर जो मूर्ति पूजा से संबंधित जो कमियां थी, उनको सुधार करके इन्होंने एक अलग समाज की स्थापना की, आर्य समाज। उसके बारे में बताना है। इनका एक सबसे महत्वपूर्ण नारा था, वेदों की ओर लौटो। जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, ये वेदों को बहुत मानते थे। किसको मानते थे? वेदों को मानते थे और मूर्ति पूजा के प्रमुख विरोधक थे। इन्होंने कहा कि हमें क्या करना है, हमें जो वेद है, जो वेदों में जो चीजें दे रखी है ना, उन्हीं सब चीजों को फिर से लेकर चलना है, उन्हीं सब चीजों को इन्होंने फिर से लेकर मानना शुरू किया था। तो उनका जो नारा था वेदों की ओर लौटो, ये काफी फेमस नारा था कि वेदों की विचारधारा को मानो। स्वदेशी एवं स्वभाषा पर, स्वदेशी मतलब जितने भी जो चीजें हैं, जितनी भी जो चीजें हैं हमें अपने स्वदेशी खुद के देश की अपनानी चाहिए। तो स्वदेशी और स्वभाषा पर इनका बहुत ज्यादा जोर हुआ करता था। समझ में आ गया? इनके बारे में इनको करना है। इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी शुरू किया था, जिसमें जो जो हिंदू धर्म को अपनाने वाले व्यक्ति थे पहले, जिन्होंने चाहे मुस्लिम धर्म के प्रभाव में आकर, कृष्ण धर्म के प्रभाव में आकर अपना धर्म बदल लिया था, उनका इन्होंने धर्म शुद्धि एक आंदोलन शुरुआत की थी, जिसमें आपके सामने ये एक बड़ा यज्ञ का आयोजन करते थे और उसमें वो लोग वहां पर आके अपना क्या धर्म फिर से परिवर्तन कर सकते थे। समझ में आ गया? तो ये तीन बिंदु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आर्य समाज की स्थापना, वेदों की ओर लौटो और स्वदेशी भाषा पर इनका जो, ये तीन सबसे प्रमुख बिंदु हैं। चलिए अगले वाले यूनिट नंबर सेकंड के क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ अगर अपन आगे बढ़े, स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद मानवतावाद के विचारों का वर्णन कीजिए। क्या करना है? स्वामी विवेकानंद, कौन? स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद के जो राष्ट्रवाद से संबंधित विचार है, किससे संबंधित? राष्ट्रवाद से संबंधित जो विचार है उसके बारे में बताना और मानवतावाद का विचार के बारे में आपको बताना है। डिस्क्राइब द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ह्यूमनिज्म ऑफ स्वामी विवेकानंद। देखो ये प्रश्न कैसे भी आ सकता है, घुमा फिरा के आ सकता है, लेकिन अगर स्वामी विवेकानंद का प्रश्न आए तो यही आपके सामने जो तीनों है, तीनों पॉइंट आपको लिख के आने हैं। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की इन्होंने बात की स्वामी विवेकानंद के द्वारा। परमहंस समिति इनके द्वारा, परमहंस जो समिति है, समाज परमहंस समिति, उसकी शुरुआत की गई, उसके बारे में आपको बताना है। दरिद्र नारायण की सेवा, मानवतावाद, मतलब इन्होंने माना कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? मानवतावाद। क्या माना इन्होंने? मानवतावाद सबसे बड़ा धर्म है। मानवतावाद क्या होती है? कोई भी एक मनुष्य है उसकी आप सेवा करो। क्या करो? कोई भी एक मनुष्य होता ना, उसकी सेवा करो, उसकी सेवा से बड़ा कोई भी धर्म नहीं होता है। इन्होंने मानवतावाद को सबसे बड़ा धर्म माना। और इनको आपको पता है भाई, सबसे ज्यादा पहचान कब मिलती है? जब ये शिकागो धर्म सम्मेलन में जाते हैं, वहां ये अपना भाषण देते हैं, सारी दुनिया से प्रभावित होती है, वहीं से वैदिक धर्म को एक अलग पहचान मिलती है। उसी से आपके सामने पूरी दुनिया के अंदर हमारा धर्म वो प्रसारित होता है। समझ में आ गया? तो यही है मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। यूनिट नंबर जो आपके सामने सेकंड के जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, तीनों के तीनों आपको बता दिए हैं, अच्छे से करके चले जाना है। चलिए भाई अगले वाले प्रश्नों की तरफ बढ़े, यूनिट नंबर थर्ड की तरफ। कौन सी नंबर यूनिट की तरफ? यूनिट नंबर थर्ड की तरफ, जिसका जो लीडर ऑफ नेशनल मूवमेंट, जो आपके सामने राष्ट्रीय आंदोलन, उसके प्रमुख नेताओं से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है इसमें, महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा, ग्राम स्वराज के सिद्धांतों के बारे में बताइए। तो महात्मा गांधी के द्वारा जितने भी जो सिद्धांत दिए गए ना, वो आपको पूछे जा सकते हैं। न्याय का सिद्धांत, ट्रस्टशिप का सिद्धांत, वो सब इसी में आता है। इनका एक तो अहिंसा वाला सिद्धांत और एक ट्रस्टशिप वाला, ट्रस्टशिप वाला सिद्धांत, ये आपके सामने प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं। महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा और ग्राम स्वराज के सिद्धांत, एनालाइज द गांधी प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड ग्राम स्वराज। इसमें सत्य व अहिंसा में आपको क्या लिख के आना है? राजनीतिक और आध्यात्मिक के साथ साध्य साधना पवित्रता था। इन्होंने क्या माना? जो जिस समय आपके सामने पूरी दुनिया के अंदर जो क्रांति की बात हो रही थी, किसकी बात हो रही थी? कि क्रांति की बात हो रही थी। खूब आपके सामने क्रांति के माध्यम से सत्ता के पलटने की बात होती थी, जिसमें बहुत सारे लोगों की क्या नरसंहार हो जाता था। उसके बीच में एक अलग विचारधारा लेकर आए महात्मा गांधी अहिंसा की, कि आप सत्ता का परिवर्तन करोगे और किसी के खिलाफ अहिंसा भी नहीं करोगे, आप बस मौन व्रत धारण कर लोगे और उसी से आप क्या कर सकते हो? पूरी दुनिया को जीत सकते हो। आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, आप सत्य के माध्यम से क्या कर सकते हो? कोई भी पूरी दुनिया के सिद्धांतों को आप जीत सकते हो। समझ में आ गया? तो यही है राजनीति व आध्यात्मिकरण की इन्होंने बात की, साध्य साधना व पवित्रता की। अगले वाला पॉइंट है सत्याग्रह। कौन से वाला पॉइंट है? सत्याग्रह।
सत्याग्रह में आपके सामने क्या कहा गया है? अन्याय के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ अहिंसक प्रतिशोध का अचूक हथियार बताया। सत्याग्रह क्या हुआ करता था भाई? महात्मा गांधी क्या होते थे आपके सामने, जैसे इन्होंने बहुत से सत्याग्रह रखे, है ना, जिसमें क्या, जैसे चंपारण आंदोलन मान लो, नील खेती खिलाफ करने गए भाई, आपके सामने पहला इनका आंदोलन हुआ करता था, जिसमें आपके सामने भाई किसानों की बात रखने के लिए वहां पर भूख हड़ताल पे बैठ गए, अंग्रेजों को अंत में उनकी बात माननी पड़ी। बहुत से इन्होंने आपके सामने सत्याग्रह किए हैं। ग्राम स्वराज, जो ग्राम स्वराज क्या है, आज जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का जो कॉन्सेप्ट है, जो आपके 73वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया, वो सिद्धांत के आपके सामने बहुत पहले महात्मा गांधी बात किया करते थे 1947 से पहले। वो क्या कहते थे कि ग्राम, भारत की आत्मा गांव में बस रखी है। क्यों? सबसे ज्यादा जनसंख्या गांव में है, तो भारत की आत्मा गांव में है, और वहां पर हमारे जो गांव है वहां के लोगों को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। क्या करना चाहिए? आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हमारे गांव में प्रत्येक व्यक्ति को अपने ऐसी स्किल आना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जिससे क्या वो अपना काम है वो खुद चला सके। और आज भी ये बात प्रासंगिक है। अगर महात्मा गांधी की उस समय अगर अपन बात मान लेते, अगर उसी समय विज्ञान वो खुद चरखा चलाते थे, इससे हमें संदेश दिया कि आप साइंस व तकनीक को अपनाओ, अगर उस समय अगर हमने तकनीक को अपना लिया होता, साइंस को अपना लिया था, तो आज हमें यूं यूं दर दर नहीं भटकना होता सभी लोगों को। तो महात्मा गांधी ने बहुत सी बातें कही हैं जो आज भी प्रासंगिक लगती हैं। उसमें एक सिद्धांत है ग्राम स्वराज का सिद्धांत, ये इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि महात्मा गांधी ने कैसे पूरी दुनिया के अंदर आपके सामने उनके विचार इतने ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों थे। अगले वाला यूनिट नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर 2 है, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। बाल गंगाधर तिलक के स्वराज व उग्र राष्ट्रवाद की विचारधारा के बारे में बताइए। बाल गंगाधर तिलक हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी विचारधारा से थे। कौन सी वादी विचारधारा से थे? उग्रवादी विचारधारा से हुआ करते थे। उग्रवादी कौन हुआ करते थे? जो लोग आपके सामने क्या है, जो अंग्रेजों से सीधी की सीधी लड़ाई की बात करते थे। क्या करते थे? जो आपके सामने जो विचारक हैं, आपके सामने जो अंग्रेजों से कैसी बात करते थे कि हमें कोई अंग्रेजों से कोई प्रेम, कोई लगाव की बात नहीं करनी, कोई पत्र वगैरह नहीं लिखने, सीधी लड़ाई करेंगे अंग्रेजों से। वो उग्रवादी कौन हुआ करते थे? उग्रवादी हुआ करते थे। समझ में आ गया? तो यही है बाल गंगाधर तिलक का स्वराज। हमें अपने देश में खुद की सत्ता को स्थापित करना है। ये स्वराज के सिद्धांत की बात की गई और उग्र राष्ट्रवाद के विचारों के बारे में पढ़ना। एक्सप्लेन द तिलक आइडियाज ऑफ स्वराज एंड असर्टिव नेशनलिज्म। इसमें इनका सिद्धांत था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सीधी सीधी बात क्या करते थे, ये अंग्रेज होते कौन है मेरे देश पे राज करने वाले, अरे ये मेरा देश है, इस पे मेरा अधिकार है। तो स्वराज किसको क्या कहते थे? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। समझ में आ गया? इन्होंने जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो स्वदेशी आंदोलन में इनकी बहुत बड़ी भूमिका हुई थी। इसमें इन्होंने आपको अन्य महत्वपूर्ण लिखे आने, इन्होंने अनेक उत्सव शुरू किए, गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव। जो आज मुंबई और महाराष्ट्र में गणेश उत्सव होता है जिसका इतना महत्व है, वो इन्हीं बाल गंगाधर तिलक की देन है। ये क्या करते थे? बड़े बड़े उत्सवों का इन्होंने, मेलों या उत्सवों का आयोजन कराया, जिसमें उत्सवों में क्या है, कोई भी अंग्रेज अफसर आपका ध्यान नहीं रख सकता, और वो अपनी विचारधारा को आगे से, मेलों, एक मेले में 100 लोग इकट्ठे हुए, है ना, और किसी को कोई बात पहुंचानी है तो एक दूसरे को कह सकते, किसी को पता नहीं चलता था, है ना। इसीलिए शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव जैसी चीजें इनके द्वारा शुरू की गई, और राजनीति करने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो ये आपके सामने तीनों के तीनों पॉइंट आपको लिख के आ जाते हैं। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की। जवाहरलाल नेहरू के लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के विचारधारा का विश्लेषण कीजिए। क्या करना आपको? जवाहरलाल नेहरू के लोकतंत्र की से संबंधित क्या विचारधारा थी? भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू ने लोकतंत्र को कैसे स्थापित किया? इनके द्वारा एक विचारधारा लेकर आई धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या होती है कि समाज के अंदर सभी वर्गों को बराबरी का हिस्सा मिले, ये धर्मनिरपेक्षता की बात की गई। समाजवाद के विचारों का आपको विश्लेषण करना है। एनालाइज द नेहरूज आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। संसदीय लोकतंत्र में विश्वास, राज्य धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप है। समाजवाद एक इंपॉर्टेंट है। समाजवाद कैसी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, जिसमें देखो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जब स्वतंत्रता के बाद में भारत एक बहुत गरीबी के स्तर पे था, तब इन्होंने पंचवर्षीय योजना लेकर आए। प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि आधारित थी।
जिसमें कृषि पर जोर दिया गया। द्वितीय में औद्योगिक क्रांति को जोर दिया गया। तो हमने जब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा समाजवाद की विचारधारा को आगे लेकर बढ़े, जो रशिया से रूस से प्रभावित थी, जिसमें समाज में व्यापारी वर्ग को भी आगे बढ़ावा दिया गया, साथ के साथ जो समाज का जो कृषि वर्ग है, जो सामान्य तबका, उसको भी आगे बढ़ाने की बात की गई। समझ में आ गया? चलिए भाई अगले वाले विचारकों की तरफ बढ़ते हैं, आपके सामने यूनिट नंबर 3 की तरफ। कौन सी नंबर यूनिट की तरफ? यूनिट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपके सामने जो आधुनिक भारत के निर्माता, किसके? आपके सामने जो मॉडर्न थिंकर इससे संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक न्याय व लोकतंत्र संबंधित विचारों की बताइए। कौन सा बताना है? सामाजिक न्याय का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? सामाजिक न्याय का सिद्धांत व लोकतंत्र से संबंधित विचार। किससे संबंधित विचार? लोकतंत्र से संबंधित आपके सामने जो विचार है उसके बारे में बताना है। एक्सप्लेन द अम्बेडकर्स आइडियाज ऑन सोशल जस्टिस एंड डेमोक्रेसी। सोशल जस्टिस और डेमोक्रेसी पे इनके क्या सिद्धांत रहे, उससे संबंधित आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जहां पर आपके सामने जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सोशल जस्टिस व डेमोक्रेसी पे आपको प्रश्नों को बताना है। समझ में आ गया? जिसमें पहला प्रश्न है सामाजिक न्याय। इन्होंने क्या दिया? देखो इनके ये प्रश्न ऐसे नहीं आकर ऐसे भी आ सकता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दलितों के उत्थान के लिए किए गए कार्यों के बारे में बताइए या विचारों के बारे में बताइए। ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है। समझ में आ गया? ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, इनके सामाजिक न्याय का व लोकतंत्र संबंधित विचार उनके द्वारा दिए गए उनके बारे में बताइए। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, अलग अलग स्वरूप में प्रश्न देखने को मिल सकता है। पहले वाला प्रश्न है सामाजिक न्याय, जाति व्यवस्था का विनाश। ये पहले विचारक थे भारत के अंदर, क्योंकि दलित वर्ग से खुद आते थे, तो इन्होंने जो समाज के अंदर जो दलित हुआ करते थे, जो दलित वर्ग हुआ करता था, आपके सामने जो दलित हुआ करते थे, जो दलित हुआ करते थे, उन दलित की सबसे पहले आपके सामने सबसे पहले बात किसके की द्वारा की गई है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। इन्होंने जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात की गई और जो दलित वर्ग है इनको समाज में बराबरी का हिस्सा दिलाने का काम किया गया। संविधान व लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की आवश्यकता। इन्होंने क्या बताई? ये सबसे ज्यादा जो पूरी की पूरी जो संविधान सभा हुआ करती थी उसमें सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति एकमात्र डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इन्होंने सबसे पहले आपके सामने बात की गई कि कैसे आपके सामने लोकतंत्र का निर्माण करना है और किस तरीके से उसकी रूपरेखा लिखनी है। राज्य समाजवाद की बात की गई, जिसमें महत्वपूर्ण उद्योगों व राज्य के द्वारा नियंत्रण की बात की गई। तो ये आपको महत्वपूर्ण बिंदु है वो लिखकर आ जाते हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए अगले वाले जो यूनिट प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 की बात करूं, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं आपके सामने, जिसमें क्या होता है? पहला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति, मोस्ट इंपोर्टेंट आता है भाई एग्जाम में। ये काफी कम बच्चे इसको तैयार करके जाते हैं, लेकिन आता है। जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति का सिद्धांत के बारे में विस्तार से पढ़िए। एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रिवॉल्यूशन बाय द जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण है, उनके द्वारा टोटल रिवॉल्यूशन की बात की गई। किसके द्वारा बात की गई? टोटल रिवॉल्यूशन की बात की गई, संपूर्ण क्रांति की बात की गई। क्या होती है संपूर्ण क्रांति, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। संपूर्ण क्रांति के सिद्धांत के बारे में आपको विस्तार से बताना है। 7 क्रांतियां थी, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, दलहीन और लोकतंत्र व छात्र आंदोलन। देखो क्या होता है, जयप्रकाश नारायण का उदय उस समय होता है जब आपके सामने इंदिरा गांधी सरकार में क्या कर दिया गया था, इमरजेंसी लगाई थी। तब आपके सामने जयप्रकाश नारायण है वो निकल कर आते हैं और उनके द्वारा अलग अलग प्रकार की क्रांति निकल कर आती है, जो विपक्ष के बहुत बड़े नेता निकल कर आते हैं। चलिए अगले वाला प्रश्न है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्मक मानववाद का सिद्धांत। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, एग्जाम में आता है। समझ में? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल ह्यूमनिज्म बाय द दीनदयाल उपाध्याय। इन्होंने क्या कहा था? व्यक्ति, समाज, प्रकृति व परम परमेष्टमी के बीच में संवाद, मतलब समाज हो गया, प्रकृति हो गई और व्यक्तियों के बीच में आपको संवाद स्थापित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनके बीच में इन्होंने बातचीत की थी। अलग अलग यूनिटों की बात करें, आपको आगे भी पढ़ना जरूरी है कि भाई कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे कैसे आपको तैयारी करके जानी है। और इसकी पीडीएफ कहां पर मिलेगी इसके बारे में बताऊंगा। यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करें, धर्म, दंड व राज्य की उत्पत्ति से संबंधित कौटिल्य व मनु के विचार आते हैं। किसके? कौटिल्य व मनु के विचार आते हैं, जिसमें धर्म की बात की गई, दंड की बात की गई व राज्य की उत्पत्ति से संबंधित विचार है। अगले वाले में रिफॉर्म देखने को मिलता है, जहां पे कुरीतियों का अंत होता है, तार्किक
विचारधारा से संबंधित प्रश्न आते हैं। और यूनिट नंबर 3 4th में मॉडर्न पॉलिटिक्स की स्वराज, लोकतंत्र, राजनीतिक मानवतावाद से संबंधित प्रश्न है। समझ में आ गया। अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो आपको 3 बिंदुओं को अच्छे से याद रखना है। केवल आपके सामने छोटे छोटे पॉइंटों में उत्तर देना है, पॉइंट टू पॉइंट उत्तर देने हैं। पार्ट नंबर बी में जो पैराग्राफ को बुलेट पॉइंट बनाकर आने हैं और इसमें आपको बड़े प्रश्नों में उत्तर आपको लिखकर आने हैं। यह आपका पूरा का पूरा एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना।